हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। आज अपन आ गए हैं अपनी करंट अफेयर सीरीज के पार्ट 57 पे। लगभग एक मंथ ही बचा है आपके प्रीलिम्स में। आप ये लेक्चर्स एकदम देखते जाएं, जल्दी जल्दी देखते जाएं, शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं, तुरंत रिवाइज करें, यहीं पे रिवाइज करें, यहीं पे याद करें। सारे काम आपको ये लेक्चर देखते हुए ही करने हैं, क्योंकि ये लेक्चर दोबारा देखने का भी टाइम नहीं है आपके पास। एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ गया है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है आपको। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। स्टार बॉल्स। देखो क्या होता है, समुद्र में ना ऑयल लीक हो जाता है, ऑयल स्पिल हो जाता है। ये जहाज जो ट्रेवल कर रहे होते हैं उनमें से भी निकल जाता है, मैराइन एक्सीडेंट्स की वजह से भी ऑयल स्पिल हो जाता है। तो समुद्र में ना ऑयल ऊपर तैरता रहता है पानी के। तो ऑयल पानी के ऊपर तैरता रहता है बहुत सारा। तो जो ऑयल में जो लाइटर पार्ट होता है ना, वो इवेपोरेट हो जाता है। तो जो हेवियर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना ऑयल में, वो बच जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे मिट्टी के साथ, सैंड के साथ मिक्स हो जाते हैं। फिर ये जो रेजिड्यू होता है ना ऑयल का, ये एक बहुत स्टिकी से सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो स्टिकी सा सब्सटेंस होता है ना, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन ही बचे, जो ऑयल का लाइटर पार्ट था वो तो इवेपोरेट हो गया। तो इन हाइड्रोकार्बन्स में ना काफी सारे हैवी मेटल्स के पार्ट्स भी होते हैं, काफी सारे परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं। तो ये जो टॉक्सिक सा स्टिकी सा सब्सटेंस बच जाता है ना, इसे ही टार बॉल्स कहा जाता है। अब ये बॉल जैसे क्यों बन जाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी के साथ भी मिक्स हो जाते हैं। तो ये बहुत ही टॉक्सिक सी चीज बन जाती है, ये रिस्क पैदा करती है मराइन लाइफ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए। और बीच पे आके इकट्ठा हो जाते हैं, ये तो टूरिज्म भी खराब होता है। इंडिया के ना वेस्टर्न कोस्ट पे ये बहुत ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि अरेबियन सी में ट्रेड ज्यादा होती है, जहाज ज्यादा चलते हैं। तो लीक्स भी वहां ज्यादा होते हैं, स्पिल्स भी वहां ज्यादा होते हैं। तो वहां पे ये टार बॉल का कॉन्सेप्ट देखने को मिला है कि बीचेस के आसपास ऐसे टार बॉल देखने को मिलते हैं। इसमें जो हेवियर कंपोनेंट होते हैं ना ऑयल का, ऑयल में जो हेवियर हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो मिट्टी के साथ, सैंड के साथ, डेब्रिस के साथ मिक्स हो जाते हैं। फिर ये स्टिकी सही बॉल से बन जाते हैं, इसलिए इन्हें टार बॉल बोला जाता है। एक बार रीड कर लेते हैं इनके बारे में। टार balls are sticky, weathered residue of oil formed from spills, leaks, and marine accidents. They form when lighter oil evaporates and heavier hydrocarbons mix with sand debris. They contain toxic contamination like heavy metals and persistent pollutants, posing risk to marine life, human health, tourism, especially along the western coast. अब देखो टार बॉल क्या होती है, आपको ये बात समझनी है। टार बॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो समुंदर में अगर ऑयल स्पिल हो जाता है, लीक हो जाता है, तो समुंदर में क्या होता है, ऑयल ऊपर ऊपर तैरता रहता है पानी के। डायरेक्टली सनलाइट पड़ती है, तो ऑयल का जो लाइटर पार्ट होता है ना, वो इवेपोरेट हो जाता है। बचता क्या है, हेवियर हाइड्रोकार्बन्स बचते हैं। तो वो हेवियर जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, उसमें हैवी मेटल्स के भी कुछ पार्ट होते हैं, वो पॉल्यूटेंट ही होता है, वो टॉक्सिक ही होता है एक तरह का। फिर वो ना सैंड के साथ मिक्स हो जाता है, डेब्रिस के साथ मिक्स हो जाता है। फिर वो एक स्टिकी सा बॉल बन जाता है, जैसा फोटो में दिख रहा है आपको। फिर ये पानी में भी तैरता रहता है, तो मराइन लाइफ को बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी डेंजरस है। फिर ये बीच पे आके इकट्ठा हो जाता है, तो टूरिज्म को भी अफेक्ट करता है। वेस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि अरेबियन सी में ज्यादा ट्रेड होती है, ज्यादा जहाज चलते हैं, ज्यादा ऑयल का मूवमेंट है। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि टार बॉल्स होती क्या है। टार बॉल्स तो अपन ने समझ ली क्या होती हैं। अब टार बॉल्स मैनेजमेंट रूल्स भी आए हैं, क्योंकि ये मेराइन लाइफ को खराब करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं ना ये। तो ये रूल्स कौन सी मिनिस्ट्री लाई है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लाई है। ये बोल देंगे कोस्ट एंड शिपिंग वाली लाई है, क्योंकि शिप से ही तेल निकल रहा है ज्यादातर। तो ये बोल देंगे कि शिपिंग वाली मिनिस्ट्री लाई है, पोर्ट्स एंड शिपिंग वाले लाई है, नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लाई है टार बॉल्स मैनेजमेंट रूल्स। ठीक है। ये रूल्स कौन से एक्ट के तहत बने हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसे अम्ब्रेला एक्ट भी कहा जाता है। एनवायरमेंट का अम्ब्रेला एक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस एक्ट से ही काफी सारे रूल्स निकलते हैं, तारबॉल का रूल भी इसे एक्ट से निकला है, इसलिए इसे अम्ब्रेला एक्ट कहा जाता है। इसका एक बार रीड कर लेते हैं। टार बॉल्स मैनेजमेंट रूल्स 2026। The Ministry of Environment, Forest and Climate Change issued draft tar balls management rules 2026 to address marine pollution from toxic oil residue. टार बॉल भी एक तरह का टॉक्सिक ऑयल रेसिड्यू ही तो है। These are dedicated rules for managing tar balls pollution across coastal areas.
The rules were issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. They are framed under the Environment Protection Act 1986. एम क्या है? देखो, ये जो रूल्स आए हैं ना, इनका सबसे पहले आपको याद रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लाए हैं, जारी करे हैं, ये कौन से एक्ट के तहत बनाए गए हैं ये रूल्स। फिर आपको याद रखना है एम इनका। एम है, द रूल्स एम टू एंश्योर एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ tar balls and reduce risk of marine ecosystems, public health and coastal economy. The rules cover generation, collection, storage, transport, treatment, disposal and repurposing of tar balls. देखो, ये रूल्स किसको कवर करते हैं कि तार बॉल बने ही नहीं सबसे पहले, फिर बन गई तो इनको कलेक्ट कर लिया जाए, स्टोर कर लिया जाए, ट्रांसपोर्ट कर लिया जाए, जिससे इनका ट्रीटमेंट हो जाए, ट्रीटमेंट करके इनको डिस्पोज करा जाए, और अगर इनसे भी कुछ रिसाइकिल करा जा सकता है तो वो करा जाए। ठीक है, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल के तहत ये रूल्स हैं कि जो पॉल्यूट करेगा वही पे करेगा। ऑयल फैसिलिटी ओनर्स मस्ट पे एनवायरमेंट कंपेंसेशन इफ मिसमैनेजमेंट कॉज ऑयल स्पिल्स एंड पब्लिक हेल्थ डैमेज। देखो, जो भी ऑयल फैसिलिटी वाले हैं, अगर उनकी वजह से ऑयल बह गया समुद्र में, तो उनको कंपेंसेशन फी पे करनी पड़ेगी कि उन्होंने एनवायरमेंट को डैमेज करा है, पब्लिक हेल्थ को डैमेज करा है ऑयल फैला के। States must declare tar ball pollution as a state disaster and act under the Disaster Management Act. अब देखो, राज्यों का क्या रोल रहेगा, स्टेट्स का क्या रोल रहेगा। अगर इनकी बीच के आसपास इनको देखने को मिला कि बहुत सारी टार बॉल्स इकट्ठा हो रही हैं, तो उनको टार बॉल के पॉल्यूशन को स्टेट डिजास्टर जारी करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। कैसे डिक्लेयर करेंगे? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत डिक्लेयर करेंगे। और मल्टीपल मिनिस्ट्रीज एंड अथॉरिटीज आर असाइन्ड रोल्स फॉर कोऑर्डिनेटेड एंड एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट। शिपिंग वालों को भी थोड़ा साथ में लिया गया है, काफी सारे मिनिस्ट्रीज को साथ में लिया गया है। स्टीयरिंग कमिटी, a committee with members from 7 ministries and pollution control boards will guide implementation. देखो, अलग अलग मिनिस्ट्रीज की एक्सपर्टीज की जरूरत है, शिपिंग वालों की जरूरत है, ऑयल वालों की जरूरत है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोगों की भी जरूरत है। तो 7 मिनिस्ट्री से मेंबर्स आएंगे इसकी स्टीयरिंग कमेटी बनाने के लिए कि कैसे एक्शन लेना है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है। ठीक है, tar balls with calorific value above 1500 kcal can be used as a fuel in cement industries after authorization. देखो, ये जो टार बॉल्स हैं, इनमें भी कुछ कैलोरीफिक वैल्यू है, तो जिनमें 1500 कैलोरी से ज्यादा होंगी ना कैलोरीफिक वैल्यू, उनको फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर लेंगे सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह में, अच्छे से ऑथराइजेशन के बाद। ठीक है, ये है टार बॉल्स मैनेजमेंट रूल। इसमें आपको देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छी क्वालिटी करके, और यही देख लेना, चार्ट क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, टार बॉल क्या होता है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है टार बॉल बनती कैसे है। ठीक है, समुंदर में ऑयल तैर रहा होता है, स्पिल से या लीकेज से आ जाता है, या मैराइन एक्सीडेंट से ऑयल आ जाता है समुंदर में। फिर वो ऑयल समुंदर में तैर रहा है, पानी के ऊपर तैर रहा है, धूप पड़ रही है, लाइटर ऑयल इवेपोरेट हो गया, डेंसर ऑयल बचा। फिर डेंसर ऑयल में हैवी मेटल्स भी हैं, पॉल्यूटेंट्स भी हैं, हाइड्रोकार्बन्स भी हैं। फिर वो मिट्टी के साथ मिक्स होकर एक स्टिकी सब्सटेंस बन गया, गोला जैसा बन गया, उसे टार बॉल बोलते हैं। ठीक है, और टार बॉल मैनेजमेंट रूल्स कौन सी मिनिस्ट्री ला रही है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ला रही है, शिपिंग वाली नहीं ला रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ला रही है टार बॉल मैनेजमेंट रूल्स। ठीक है, कौन से एक्ट के तहत ला रहे हैं? 1986 का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ये तो मिनिस्ट्री का ही है। ठीक है, अब इसमें स्टेट्स का क्या रोल है? अगर स्टेट्स देखते हैं कि बहुत ज्यादा टार बॉल पॉल्यूशन हो रहा है उनके यहाँ, तो उसे वो स्टेट डिजास्टर डिक्लेयर करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। और ये वेस्ट कोस्ट में ज्यादा देखने को मिलता है इंडिया के, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, गुजरात, क्योंकि यहाँ पे ऑयल शिप्स का मूवमेंट ज्यादा होता है, ऑयल से रिलेटेड एक्टिविटीज ज्यादा होती है, तो यहीं पे टार बॉल मैन्युफैक्चर ज्यादा बनती हैं। ठीक है, तो देख लेना, टार बॉल मैनेजमेंट रूल्स आ सकता है, टार बॉल के बारे में भी सवाल आ सकता है। देखो, एनवायरमेंट से रिलेटेड सवाल तो बढ़ते ही जा रहे हैं यूपीएससी में, तो हो सकता है अभी टार बॉल्स के मैनेजमेंट रूल्स के बारे में ना पूछा जाए, क्योंकि अभी ये ड्राफ्ट ही है, पर टार बॉल के बारे में पूछ सकते हैं, ये तो हमेशा से ही न्यूज में रही है टार बॉल्स। ओके, देखो, अब अपन देखेंगे तडंग ताल। तदंग ताल ना एक वाटर बॉडी है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक वाटर बॉडी है तदंग ताल। ये रामगंगा रिवर की वैली में आता है। ये एक तरह से सीजनल लेक ही है कि मॉनसून में बहुत ज्यादा बारिश होती है आसपास के पहाड़ों पे, तो ये फुल हो जाती है पानी से। फिर जैसे ही गर्मी आती है ये वापस सूख जाती है मॉनसून खत्म होने के बाद। तो इसका ऐसा ही है, ये एक तरह की सीजनल लेक ही है। अब आप बोलेंगे सीजनल लेक्स तो इंडिया में करोड़ों हैं, अपन तदंग ताल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 2021 में ना इसरो ने एक वेटलैंड एटलस बनाई थी, उसमें 192 वेटलैंड्स को लिस्ट करा गया था, शामिल करा गया था।
तो इसमें तदंगताल को भी ऐड कर लिया था इसरो ने अपनी वेटलैंड एटलस 2021 की में। तो इसी पे डिस्प्यूट चल रहा है कि इसको वेटलैंड का दर्जा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये परमानेंटली तो रहती नहीं है, बारिश के समय ही इसमें पानी आता है, फिर ये सूख जाती है। पर अगर क्या हम इस पे परमानेंट लेक बनाने के लिए अपन इस पे कोई प्रोजेक्ट चलाएं, क्या वो फिजिबल रहेगा, क्या अपन इसमें पानी रिस्टोर कर पाएंगे? तो यही सब डिस्कशन चल रहे हैं, तो यूपीएससी की नजर पड़ सकती है तदंग ताल पे। तो देख लेते हैं एक बार तदंग ताल को। तदंग ताल is a seasonal water body that changes from a water filled lake in monsoon to a landscape of mountains and valleys in winter. मॉनसून में पानी रहता है, बहुत सारा पानी आ जाता है, फिर सर्दियों तक ही सूख जाता है ये। इट इज लोकेटेड इन द अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड एंड लाइस इन द रामगंगा वैली विच इज जियोलॉजिकली एक्टिव रीजन। देखो यहाँ पे बहुत सारा जियोलॉजिकल एक्टिविटीज भी होती रहती हैं, प्लेट्स हिलती रहती हैं। उत्तराखंड में अपन ने पढ़ा सुना था कि जोशीमठ के आसपास घरों में दरारें आ रही हैं, भूकंप वगैरह भी आते हैं इस रीजन में। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट चलाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट चलेगा, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा, पर वहां पे टेक्टोनिक एक्टिविटी से कुछ हो गया तो सारा प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। तो यही सब डिबेट चल रही है। इट होल्ड्स वाटर ड्यूरिंग द मॉनसून ड्यू टू रेनफॉल एंड ड्रेनेज but dries up after the monsoon ends. A significant portion of this area is marshy and receives water from local streams like Maligad and Misariya. देखो मिसरिया और मलीगढ़ जो लोकल स्ट्रीम्स हैं, इनके नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। It is listed among 192 wetlands in Wetland Atlas 2021 by ISRO. आपको यहाँ से ये चीज भी याद रखनी है कि इसरो ने एक वेटलैंड एटलस बनाई थी 2021 में, उसमें इन्होंने कुछ 192 वेटलैंड्स को शामिल करा गया था, उसमें तदंगताल को भी शामिल करा गया था। इट इज इन न्यूज ड्यू टू डिस्प्यूट ओवर द इट्स क्लासिफिकेशन एज वेटलैंड एंड फीजिबिलिटी असेसमेंट फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू अ परमानेंट लेक। चलो देखो, जो भी डिस्कशन चल रहे हैं इस पे अपने को जानने की कुछ खास जरूरत है नहीं, अपने को बस ये याद रखना है कि तदंगताल उत्तराखंड में है। तदंगताल उत्तराखंड में है, अल्मोड़ा में है, रामगंगा वैली में पड़ता है। इतना सफिशिएंट है तदंगताल से रिलेटेड। और ये याद रख लेना कि वेटलैंड एटलस इसरो बनाता है। घुमा के सवाल आ जाएगा, वेटलैंड एटलस कौन सी मिनिस्ट्री बनाती है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज बनाती है, एनवायरमेंट वाली मिनिस्ट्री बनाती है? नहीं, वेटलैंड एटलस इसरो बनाता है। ये बात याद रखना, यहाँ से सवाल आ जाएगा। देखो यूपीएससी से कहाँ से सवाल पूछ सकता है कि तदंगताल कौन से स्टेट में है, तदंगताल कौन सी रिवर वैली में आता है, उत्तराखंड में है, रामगंगा रिवर वैली में आता है, और वेटलैंड एटलस 2021 किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी करी थी? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस दे देंगे ऑप्शन में, एनवायरमेंट वाली दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। आपको याद रखना है इसरो, इसरो ने बनाई थी वेटलैंड एटलस 2021। यही कुछ सवाल है तदंगताल से। देखो जब सूख जाता है ना ये ताल तो ऐसा दिखता है, ये गहरा ही नहीं है, तो इसमें पानी टिकेगा कैसे? इवेपोरेट हो जाएगा जल्दी से या बह जाएगा इधर उधर। तो इस पे जो प्रोजेक्ट चलाएंगे उसमें इसको खुदाई करेंगे, गहरा करेंगे इसको। पर यहाँ पे पहाड़ वहाड़ आप देख रहे हो, टेक्टोनिक एक्टिविटीज भी होती रहती है, जियोलॉजिकली एक्टिव रीजन है ये। तो यहाँ पे अपन इन्वेस्टमेंट करें और वो बह जाए, क्लाउड बर्स्ट हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, तो वही है। अब आप एक काम करो, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो 250 वर्ड का, कि इसके प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं ऐसे प्रोजेक्ट के। इससे आपका ना कॉग्निटिव थिंकिंग डेवलप होगी, आपका माइंड स्ट्रांग होगा, आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप होंगी। आपको खुद को लगेगा कि हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम है कि तदंगताल का डेवलपमेंट होना चाहिए एज अ परमानेंट लेक, प्रोजेक्ट चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। इसमें आप सब कुछ शामिल करो कि कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर जियोलॉजिकली एक्टिव रीजन है, अपन कुछ खुदाई वुदाई करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, लैंडस्लाइड वगैरह आ जाएगी। पर प्रोस में ये लिखोगे कि रीजनल डिस्पैरिटी कम होगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, टूरिस्ट साइट हो जाएगी, फिर बाकी जो टूरिस्ट साइट है वहां से लोड कम होगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप पूरा अच्छा आंसर लिखो 250 वर्ड्स का। देखो जैसे जैसे एआई का यूसेज बढ़ता जा रहा है ना, तो वैसे वैसे डेटा की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जा रही है। डेटा को स्टोर करा जा रहा है जिससे एआई को ट्रेन कर सकें। क्लाउड कंप्यूटिंग में भी डेटा सेंटर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो घूम फिर के इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, इंटरनेट का यूसेज बढ़ता जा रहा है, एआई का यूसेज बढ़ता जा रहा है, तो डेटा स्टोर करने की भी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। तो डेटा स्टोर करने की जरूरत बढ़ती जाएगी, तो जो मेमोरी चिप होगी उसकी जरूरत भी बढ़ती जाएगी। तो सडनली ना मेमोरी चिप्स की बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है वर्ल्ड वाइड, पर इनका प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ नहीं रहा है जितनी डिमांड बढ़ रही है।
अब देखो डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा। मेमोरी चिप्स में इन्फ्लेशन आएगा तो उससे क्या बोलेंगे, मेमफ्लेशन बोलेंगे। यही है मेमफ्लेशन। देखो आजकल ये बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है पर उतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इन्फ्लेशन आ रहा है। मेमोरी चिप्स में इन्फ्लेशन आ रहा है तो उसे मेमफ्लेशन कहा जा रहा है। तो ये एक बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक हो सकता है अपने पेपर के लिए, तो अपन एक बार इसको पढ़ लेते हैं। मेमफ्लेशन, इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप्स। इतना ही याद रख लोगे तो सफिशिएंट रहेगा एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में क्या सवाल आएगा, मेमफ्लेशन क्या होता है, या फिर एक डेफिनेशन आ जाएगी बड़ी सारी, उसमें से आपको बताना है ये किस क्या है, ये मेमफ्लेशन है या नहीं है। Memflation, memory inflation, specifically refers to the rising prices of semiconductor memory chips such as DRAM, driven by strong demand from AI, cloud computing, and data centers. Memflation, memory inflation, refers to rapid, sustained price increases for DRAM and NAND flash memory chips in 2026, driven by intense demand for AI infrastructure. This surge is boosting semiconductor revenue to record highs but is causing supply shortages and high costs for consumer electronics such as PCs and smartphones. देखो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ही सबसे ज्यादा कोशिश हो रही है, तो उसके चक्कर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है ना, वो हाई कॉस्ट सफर कर रही है। तो मेमफ्लेशन वही होता है कि सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप्स का इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि मेमफ्लेशन क्या है, मेमोरी इन्फ्लेशन है, इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप्स। इतना सफिशिएंट होगा आपके प्रीलिम्स के लिए। ये डी रैम एनएनडी फ्लैश मेमोरी चिप्स, इसमें घुसने की इतनी जरूरत है नहीं। बस इतना ध्यान रखना मेमफ्लेशन क्या है, आपका प्रीलिम्स में सवाल सही हो जाएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। देखो ये कितना सुंदर व्यू लग रहा है ना, ये एकदम अमेरिका के ग्रैंड कैनियन जैसा लग रहा है जो एरिजोना में कोलोराडो रिवर पे है। पर ये वो नहीं है, ये इंडिया का ही ग्रैंड कैनियन है। जैसे कोलोराडो रिवर पे एरिजोना में ग्रैंड कैनियन बहुत फेमस हो गया ना अमेरिका में, तो वैसे ही हमारे आंध्र प्रदेश में भी एक ऐसी ही व्यू पॉइंट था, तो उसे ग्रैंड कैनियन बोलने लग गए। ये जो इंडिया का ग्रैंड कैनियन है इसको बोलते हैं गंडी कोटा ग्रैंड कैनियन। क्या कहते हैं, गंडी कोटा ग्रैंड कैनियन। इसमें गंडी का मतलब ही गॉर्ज होता है, क्योंकि ये जो फिजिकल फीचर है ना इसे गॉर्ज कहते हैं। गॉर्ज का मतलब होता है कि दो खड़ी चट्टानों के बीच में से पानी बह रहा है, उसे कहते हैं गॉर्ज। ये खड़ी चट्टानें इरोजन की वजह से बनती हैं। एकदम स्टीप हिल्स के बीच में से वाटर बह रहा है उसे बोला जाता है गॉर्ज। स्टीप हिल्स कैसे बनते हैं, कोरोजन की वजह से बनते हैं। तो ये जो गंडीकोटा ग्रैंड कैनियन है ना, ये पेन्नार रिवर बनाती है। कौन सी रिवर बनाती है, पेन्नार रिवर बनाती है। पेन्नार रिवर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है, बे ऑफ बंगाल में जाके बहती है, किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं होती पेन्नार रिवर। अब आपको बताना है पेन्नार रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है। बैंगलोर के पास एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट पॉइंट है, वहां से निकलती है पेन्नार रिवर। आप कमेंट सेक्शन में बताना कहाँ से निकलती है। ये जो हिल्स है ना, ये आंध्र प्रदेश के एर्रामाला हिल्स हैं। कौन से हिल्स हैं, ये आंध्र प्रदेश के एर्रामाला हिल्स हैं। ये फोटो है गंडी कोटा ग्रैंड कैनियन की। इसे गॉर्ज ऑफ गंडी कोटा भी कहा जाता है। ये पेन्नार रिवर पे है, इसके जो दोनों तरफ पहाड़ियां हैं ना, ये एर्रामाला की पहाड़ियां हैं। एर्रामाला हिल्स हैं ये आंध्र प्रदेश के। तो ग्रैंड कैनियन, गंडीकोटा ग्रैंड कैनियन कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। गॉर्ज ऑफ गंडीकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। एक बार रीड भी कर लेते हैं। गॉर्ज ऑफ गंडीकोटा, द गॉर्ज ऑफ गंडीकोटा इज सिचुएटेड ऑन द पेन्नार रिवर, आंध्र प्रदेश। Gandikota got its name from Gandi, the Telugu word for gorge. The arc is now known as the Grand Canyon of India because of its resemblance to the famous US landmark. आर्क सा लग रहा था ना, तो ग्रैंड कैनियन जैसे ही लग रहा था, तो इसका नाम भी ग्रैंड गंडीकोटा ग्रैंड कैनियन हो गया। The Pennar River meanders through the canyon floor as it cuts through the Erramala hills. देखो meander का मतलब होता है कि नदी सर्प की तरह चल रही है, स्नेक जैसे मूवमेंट कर रही है। नदी ऐसे 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 चल रही है तो उसे मियांडर करते हुए चलना बोलते हैं। एक होता है नदी एकदम ऐसे चल रही है, एक होता है नदी ऐसे 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 करते हुए चल रही है। ठीक है। It's also home to two ancient temples and a 12th century fort that sits atop the hill surrounding the George. देखो इसके ऊपर दो मंदिर भी हैं बहुत पुराने, एक किला भी है।
A gorge is any valley formed by a source of water flowing between tall slabs of steep rocks. दो एकदम स्टीप रॉक्स के बीच में से पानी बह रहा है, उसे क्या बोलते हैं? गॉर्ज बोलते हैं. दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इरोजन ऑफ रॉक्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब देखो याद क्या क्या रखना है एग्जाम के लिए. गॉर्ज ऑफ गंडीकोटा कौन से स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में है. कौन से रिवर पे है? पेन्नार रिवर पे है. कौन से हिल्स में? एर्रामाला हिल्स में है. ठीक है, तो इससे अपने को ये भी याद रखना है कि एर्रामाला हिल्स आंध्र प्रदेश में है, पेन्नार रिवर आंध्र प्रदेश से बहती है. ठीक है. ग्रैंड कैनियन असली वाला कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, अरिजोना में है, कोलोराडो रिवर पे है, ये भी याद रखना है. ठीक है. गॉर्ज क्या होता है वो भी याद रखना है. ठीक है, याद रखना गॉर्ज ऑफ गंडीकोटा पेन्नार रिवर पे है, एर्रामाला हिल्स के बीच में है, आंध्र प्रदेश में है, ये याद रखना. अब ये मैप अपन देख रहे हैं थाईलैंड का. थाईलैंड कितने कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है? म्यांमार से करता है, लाओस से करता है, कंबोडिया से करता है और मलेशिया से करता है. किस किस से बॉर्डर शेयर करता है थाईलैंड? 4 देशों से करता है. अपने नॉर्थ वेस्ट में तो म्यांमार से करता है, नॉर्थ ईस्ट में लाओस से करता है, ईस्ट में कंबोडिया से करता है और साउथ में मलेशिया से करता है. ठीक है, 4 देशों से थाईलैंड बॉर्डर शेयर करता है. कल अपन ने देखा था कंबोडिया से बॉर्डर शेयर करता है थाईलैंड, क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में युद्ध हो गया था. तो युद्ध हो गया था तो युद्ध कहाँ हुआ था? कौन सा था वो डिस्प्यूटेड रीजन? उस डिस्प्यूटेड रीजन का नाम था एमरल्ड ट्रायंगल. एमरल्ड ट्रायंगल वैसे तो लाओस से भी टच होता है, पर लाओस इस डिस्प्यूट में शामिल नहीं था क्योंकि कुछ हिंदू मंदिरों को लेकर डिस्प्यूट हुआ था थाईलैंड और कंबोडिया में. ठीक है, तो पिछली वीडियो देखना, उसके लास्ट में जब अपन कंबोडिया का मैप बता रहे थे उसमें अपन ने बताया था एमरल्ड ट्रायंगल कहाँ है. तो एमरल्ड ट्रायंगल एक डिस्प्यूटेड रीजन है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में. थाईलैंड बॉर्डर शेयर करता है 4 देशों से. नॉर्थ वेस्ट में म्यांमार आता है, नॉर्थ ईस्ट में लाओस आता है, ईस्ट में कंबोडिया, साउथ में मलेशिया. जी हाँ, मलेशिया से बॉर्डर शेयर करता है थाईलैंड मलाय पेनिनसुला में. थाईलैंड 2 वाटर बॉडीज से भी बॉर्डर शेयर करता है. एक तो गल्फ ऑफ थाईलैंड से करता है, एक अंडमान सी से करता है. कौन सी वाटर बॉडी टच होती है थाईलैंड के? गल्फ ऑफ थाईलैंड और अंडमान सी. 4 देशों से बॉर्डर शेयर करता है थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया. कौन है वो 4 देश जिससे थाईलैंड बॉर्डर शेयर करता है? म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया. और 2 वाटर बॉडीज टच होती है थाईलैंड के, वो है अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड. थाईलैंड चाइना से बॉर्डर शेयर नहीं करता. थाईलैंड वियतनाम से बॉर्डर शेयर नहीं करता. ठीक है, ये कैच है, याद रखना है कि थाईलैंड और वियतनाम बॉर्डर शेयर करते हैं क्या? जी नहीं, नहीं करते. थाईलैंड चाइना से भी बॉर्डर शेयर नहीं करता. थाईलैंड बॉर्डर कंट्रीज. थाईलैंड शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विद 4 कंट्रीज: म्यांमार टू द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, लाओस टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, कंबोडिया टू द साउथ ईस्ट, मलेशिया टू द फार साउथ. The border with Laos is largely defined by the Mekong River, while the southern border connects to the Malay Peninsula. ठीक है, याद रखना थाईलैंड भी न्यूज में है क्योंकि इनके बीच में लड़ाई हो गई थी और हिंदू मंदिरों को लेकर ही लड़ाई हुई थी. तो कैसा लगा लेक्चर? कमेंट सेक्शन में बताइए क्या.